तो दोस्तों आज की वीडियो में हम चैप्टर 4 के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है मोशन एंड फोर्स। मोशन एंड फोर्स आज का हमारा जो चैप्टर है। चैप्टर में मोशन एंड फोर्स को बहुत सारा इंपॉर्टेंस दिया गया है। मोशन क्या है ये समझते हैं सबसे पहले, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही मोशन एंड फोर्स है। तो फोर्स स्टार्ट करने से पहले, इस चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले हमें दो डेफिनेशंस को ठीक करना पड़ेगा कि फोर्स क्या है और मोशन क्या है। तो सबसे पहले मोशन की डेफिनेशन को थोड़ा समझ लेते हैं। मोशन क्या है? मोशन when an object when an object change its position जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करे विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग with respect to surrounding that is called motion। जब भी कोई बॉडी अपनी जगह को चेंज करे अपने सराउंडिंग के हिसाब से, उस चीज को हम कहते हैं मोशन। फॉर एग्जाम्पल एक बॉल इस जगह पड़ी हुई है, फॉर एग्जाम्पल एक बॉल इधर है, ये मूव करके यहाँ गई, तो हम कहेंगे इस पूरे पीरियड में बॉडी मोशन में थी। इधर रेस्ट में, लेकिन इस पूरे पीरियड में जो बीच में इस पूरे पीरियड में बॉडी मोशन में थी। तो इस चीज़ को हम कहते हैं मोशन। अब बात समझते हैं कि आखिर फोर्स क्या है। फोर्स के बहुत सारी डेफिनेशन है, बहुत सारी। हम दो डेफिनेशन से समझ लेते हैं कि आखिर फोर्स क्या है। ओके, फोर्स क्या है? दो डेफिनेशन है। एक सिंपल सी डेफिनेशन, पुल एंड पुश, 3 वर्ड्स हैं। इसका डेफिनेशन वो तो आपको पता है। इसका डेफिनेशन पुल एंड पुश इज कॉल्ड फोर्स। पुल एंड पुश इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी बॉडी को हम पुश करें, पुल करें, वो फोर्स है। और अब वाली डेफिनेशन को थोड़ा बहुत से समझना। और इट इज अ टेंडेंसी, ये कुव्वत है एक तरीके से। इट इज अ टेंडेंसी विच चेंज द पोजिशन ऑफ बॉडी of an object or try to change। फोर्स एक ऐसी टेंडेंसी, एक ऐसी कुव्वत है जो किसी भी बॉडी की पोजीशन को चेंज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, या उसको ट्राई करती है कि उसकी पोजीशन चेंज हो जाए किसी भी बॉडी की। उसको हम कहते हैं फोर्स। समझ आया फोर्स क्या है? पुश और पुल है, सिंपल सी डेफिनेशन थे। लेकिन इट इज अ टेंडेंसी विच ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट इज अ टेंडेंसी, ये याद रखना, इट इज अ टेंडेंसी। अब बात करते हैं फोर्स की कुछ हम बात कर लेते हैं अभी। इधर इस पूरे को मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर। एक मिनट। ओके, वेट अ मिनट। ओके, सॉरी फॉर दैट। अब इस पूरे को हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। ओके, तो बात कर लेते हैं फोर्स की कुछ यूनिट्स के बारे में, फोर्स के फॉर्मूला के बारे में। फोर्स का जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में फॉर्मूला है वो हम डेरिवेट करेंगे, ड्राइव करेंगे। F = m है, ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पर जो m है वो है मास, और जो a है वो है एक्सेलरेशन। समझे? अब फोर्स के कुछ यूनिट्स हैं। SI में इसका जो यूनिट है वो है न्यूटन। CGS में इसका जो यूनिट है वो है डाइन।
FPS में जो इसका यूनिट है वो है, दो हैं इसके, लेब्रेस एंड पाउंड। ओके, ये चीज़ें बस याद रखने की हैं, ये आपको एमसीक्यूज में आ सकती हैं। एसआई में न्यूटन, सीजीएस में डाइन और एफपीएस में लेब्रेस और पाउंड। अब यहाँ पर एक और एमसीक्यू आपको दे देता हूँ, थोड़ा सा याद करके बताइएगा, क्योंकि पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। 1 न्यूटन इज इक्वल टू डैश डाइन। 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है बताइए थोड़ा। मैं ये बता चुका हूँ, ये पहले भी पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन दे देता हूँ 10⁻³ और दूसरा है 10⁻⁴, तीसरा है 10⁻�6, चौथा है 10⁻10। बताइए 1 न्यूटन कितने के बराबर है, कितने डाइन के बराबर है? करेक्ट आंसर इज 10⁻⁶। ये आंसर है करेक्ट, सही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ मोशन की तरफ। क्वेश्चन ऑफ मोशन, एक मिनट, लेट मी रेस्ट। थोड़ा सा नीचे वाला है, अभी थोड़ा सा ये भी मिटा देते हैं ताकि बाद में आपको तकलीफ ना हो। सॉरी फॉर दैट अगेन। कितना 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है? 1 न्यूटन 10⁻⁶ डाइन्स के बराबर होता है, ये याद रखना। ओके, चलो थोड़ा सा रहता है और ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो दोस्तों यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन थोड़ा समझ लेते हैं। न्यूटन ने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था फिलोसोफिया नेचुरलिया प्रिंसिपलिया ऑफ मैथमेटिका। तो ये है बुक का नाम, ना कि किसी घर का एड्रेस। फिलोसोफिया नेचुरली प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिका, ये न्यूटन की एक बुक थी जिसमें न्यूटन ने अपने तीनों लॉज के बारे में समझाया था। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ द मोशन। तो फर्स्ट लॉ समझते हैं कि फर्स्ट लॉ आखिर होता क्या है। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो थोड़ा नीचे करो, इसलिए मैंने वो मिटाया था, तो जल्दी लिख देता हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसमें ये कहा जाता है, इस स्टेटमेंट में गोल्डन वर्ड्स में लिख लेता हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ये कहा जाता है कि if something is in rest, it will be remain at rest. It will be remain at rest, or if something is in motion, it will remain in motion. It will remain in motion until some external force don't change their state. अब समझो, लिटरली आप समझो, जब भी कोई भी चीज रेस्ट में है,
वो हमेशा रेस्ट में रहेगी। या कोई चीज़ अगर मोशन में है, कोई चीज़ अगर मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में ही रहेगी जब तक तब तक के जब तक अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी फोर्स उनके स्टेट को चेंज नहीं करती, उनके स्टेट को चेंज नहीं करती। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन ने दिया था भाई। न्यूटन ने कहा था कि अगर कोई भी चीज़ अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। अगर कोई बाहरी चीज़, कोई भी बाहरी फोर्स उनको डिस्टर्ब नहीं करती। आप कोई भी किताब बुक पर रख दो और टेबल पर रख दो, टेबल पर पड़ी रहेगी जब तक ज़िलज़ला है, आप उनको हिला नहीं लेते। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ में ये कहा जाता है। अब देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखने से पहले एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया, बड़े काफ़ी लोग है ना इसको लेकर बड़े कंफ्यूज होते हैं कि इनर्शिया है क्या। तो ये चीज़ नहीं है, इनर्शिया कोई चीज़ नहीं है। इनर्शिया क्या है वो मैं अभी बता देता हूँ, उसकी डेफिनेशन के साथ साथ समझ जाओगे कि इनर्शिया आखिर है क्या। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अभी ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब कोई चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है ये। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। डेफिनेशन के लिए लिखा जाता है इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ, अगर मैटर, हाँ चलो सही है। इट इज़ अ प्रॉपर्टी विच, इट इज़ अ प्रॉपर्टी विच resist to change, resist to change the state, which resist to change the state। अब इधर स्टेट कोई सॉलिड, लिक्विड, गैस की बात नहीं हो रही, इधर मोशन और रेस्ट की बात हो रही है। अब इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है मैटर की जो कि मैटर की स्टेट को चेंज करने से रोकती है। फॉर एग्जाम्पल आप ये बंदे हो, आप भाग रहे हो फुल स्पीड में, ये आप फुल स्पीड में इस तरफ भाग रहे हो, फुल स्पीड में भागा आपने, इधर आकर आपको नीचे एक पत्थर मिला, पत्थर, आपका पैर पत्थर पर अटका, आपका पैर पत्थर पर अटका, लेकिन आपका जो पैर है वो रुक गया है, आपका पैर रुक गया है, लेकिन आपकी जो ऊपर वाली बॉडी है, ऊपर वाली आपकी जो बॉडी है, ये पैर अटका हुआ है, ऊपर वाली जो बॉडी है वो आगे चली जाएगी, क्योंकि इसकी आपकी जो ऊपर वाली बॉडी है, ये जो बॉडी है ऊपर वाली, ये मोशन में है, और इनर्शिया की वजह से इनर्शिया चाहता है कि ये मोशन में ही रहे, ऊपर वाली जो बॉडी है वो मोशन में ही रहे। ये जो चीज़ है, पैर आपके रुक चुके हैं क्योंकि पत्थर ने रोक दिया है, लेकिन ऊपर वाली चीज़ को किसी ने नहीं रोका। तो इनर्शिया की वजह से इनर्शिया चाहेगा कि ये पूरी जो बॉडी है, ऊपर का जो पार्ट है वो मोशन में रहे, क्या करे, मोशन में रहे। तो मोशन की वजह से, इनर्शिया की वजह से ये पैर तो इधर ही अटके रहेंगे, लेकिन इनर्शिया की वजह से आपकी जो बॉडी होगी वो आगे चली जाएगी, और कुछ सेकंड बाद आप ज़मीन पर पटके रहोगे, आप ज़मीन पर लेट जाओगे। इनर्शिया ये होता है। अब एक और चीज़ समझते हैं, कोई चीज़ रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, कोई चीज़ रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। कोई इधर ये पत्थर पड़ा हुआ है, ज़मीन पर पत्थर पड़ा हुआ है, ये रेस्ट में ही रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इसको लगाती नहीं है। इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच रेजिस्ट टू चेंज, चेंज को रोके, चेंज को रोके, उसको हम कहते हैं इनर्शिया। अब समझे इनर्शिया। अगर अब भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। we will try to help। ओके, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ लिया, अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक डेरिवेशन हमें बता दिया, फिजिकल टू एम है। अब सिंपल सी डेफिनेशन इसकी ये है कि फोर्स एक एजेंट है, फोर्स एक टेंडेंसी है जो कि किसी भी बॉडी को मूव कराती है, किसी भी बॉडी को मोशन में लाती है, वो होती है फोर्स। क्या होती है? ये होती है फोर्स। अब यहाँ पर मैं बता दूँ, फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है, उसको आपने क्या दिया, एक फोर्स दी,
फोर्स दी, इसका कोई मास होगा। जब आपने इसको फोर्स दी तो बॉडी क्या करेगी, करेगी नहीं, करेगी, गलत सुनते हो। एफ इजिकल टू एम, यहाँ पर एक मास है, यहाँ पर एक फोर्स आपने दी और बॉडी क्या करेगी, इस तरफ एक्सेलरेट करेगी। तो अब यहाँ पर कुछ टर्म्स समझने से ये अभी इधर थोड़ी सी इसको स्टॉप कर देते हैं, इस चीज़ को स्टॉप कर लेते हैं। एक और चीज़ थोड़ी मैं आपको समझा दूँ, अगर आपको पता है, जिसको नहीं पता तो कोई बात नहीं, क्योंकि बिगिनर लेवल पे ना सारे। एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चलो सही है, इसको भी समझ लेना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ बढ़े इजिकल टू की उस वाली चीज़ भी बढ़े, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी चीज़ बढ़नी चाहिए। ए इज इक्वल टू ए, एक चीज़ ए बढ़ रहा है तो जो अपन का ए इज इक्वल टू नहीं, ये इधर ये वाली साइन आएगी, एक मिनट को मैं मिटा देता हूँ, इजिकल टू नहीं आएगी, सॉरी फॉर दैट। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ए, मतलब ए बढ़ेगा तो दूसरा ए भी बढ़ेगा, या इधर लिख लो बी, ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक चीज़ बढ़े दूसरी चीज़ घटे। ए बढ़ रहा है तो बी घट रहा है। ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब लिखेंगे, जो दूसरी साइड की चीज़ होगी उसको 1 अपॉन के फॉर्म में लिखेंगे, अपॉन की फॉर्म में लिखेंगे। ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी 1 अपॉन बी। अब आते हैं अपन के इक्वेशन की तरफ। अगर इस चीज़ को डिटेल में समझना है तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप जाकर देख सकते हैं। अगर अभी भी समझ नहीं आया कि इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है तो ये वीडियो स्टॉप कर दें, ये वीडियो बंद कर दें, पहले जाकर वो वीडियो देखकर आ जाएं, फिर यहाँ पर आए। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई चीज़ मिस हो जाए, अच्छे से समझ आनी चाहिए आपको। ओके, तो समझ आएगा इनवर्सली और डायरेक्टली क्या होता है। अब बात करते हैं एफ इजिकल टू एम ए के बारे में, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल आपने एक फोर्स थी, मास था और एक्सीलरेशन हुई। अब यहाँ पर एक बात समझने की ये है कि फोर्स आप लगा रहे हो 1 न्यूटन, यहाँ पर है मास 1 लिख लेते हैं 1 kg, एक्सेलरेशन हुआ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बॉडी पहले रेस्ट में थी फिर मोशन में आई, मतलब एक्सेलरेशन हुई। ओके, अब यहाँ पर क्या करो, फोर्स बढ़ा दो। इधर 1 न्यूटन थी ना, इधर 11 न्यूटन कर दो। अगर जब आपने 11 न्यूटन की तो एक्सेलरेशन बढ़ेगी। इधर 1 न्यूटन थी तो कम एक्सेलरेशन हुई, 11 न्यूटन दी तो ज्यादा एक्सेलरेशन होगी, 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। तो ये क्या हुआ, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए। फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन है। जितनी ज्यादा फोर्स लगे उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। अब उल्टी बात करो थोड़ी सी, अब थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। मास बढ़ेगा, मास बढ़ा दो आप, इधर 10 kg कर दो, फोर्स तो नहीं 1 kg कर दो, फोर्स 1 न्यूटन कर दो, फोर्स 1 न्यूटन कर दी, मास को अपन ने बढ़ा दिया है 10 kg कर दिया है। तो यहाँ पर बात समझने की ये है कि जब मास बढ़ेगा तब फोर्स उतनी लग रही है, तब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि जब मास बढ़ेगा फोर्स उतनी लग रही है, फोर्स उतनी लगा रहे हो, ज्यादा फोर्स नहीं लगा रहे, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो कम हो जाएगी। तो मास के बढ़ने से एक्सेलरेशन कम हो गई, मास के बढ़ने से एक्सेलरेशन कम हो गई है। इधर थोड़ी सी मिस्टेक होगी, मास के बढ़ने से, इधर मास के बढ़ने से एक्सेलरेशन कम हो गई, यानी कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, सॉरी फॉर दैट स्टेटमेंट, वो गलत लिख दिया था, सॉरी फॉर दैट। एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। अब यहाँ पर आप एफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर एक और चीज गौर करने की है कि यहाँ दोनों साइड पर, यहाँ पर दोनों साइड पर एक्सेलरेशन है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड मल्टीप्लाई बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। समझे इतना, ये अपन ने इन दोनों इक्वेशंस को मिला दिया है। ओके, अब थोड़ा सा नीचे जाते हैं। अब क्या करते हैं, जब भी प्रोपोर्शनल की साइन हटेगी तब एक कांस्टेंट आता है, इजिकल टू के साथ एक कांस्टेंट आ जाता है। एफ को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, एफ
इधर डॉट लिखना F अपॉन M, इधर K इज इक्वल टू 1 है कि कांस्टेंट, जो कांस्टेंट के बारे में कभी बात करेंगे, सही है, अभी डीप में नहीं जाते कांस्टेंट के बारे में। तो K इज इक्वल टू 1, इधर K की वैल्यू है 1, तो 1 की कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है क्योंकि 1 अहमियत नहीं है, तो इधर K की जगह K हम नहीं लिखेंगे, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F अपॉन M। यहाँ पर इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो M उधर जाके इधर डिवाइड करें, वहां जाके मल्टीप्लाई करेंगे, तो F M A इज इक्वल टू F या फिर F इज इक्वल टू M A। समझ आया? सिंपल सी डेरिवेशन थी, ज्यादा सोचना मत। अगर अभी समझ नहीं आए तो वापस से देखो, समझ आ जाएगी। अगर फिर भी ना समझ आया तो वीडियो को छोड़ दो, अनसब्सक्राइब करके चले जाओ और एक ऐसा चैनल ढूंढो जो मेरे से थोड़ा सही तरीके से आपको समझा रहा है, क्योंकि मुझे खुद भी अभी डाउट है। तो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी एजुकेशन में, आपकी समझ में, आपकी लर्निंग में थोड़ा सा भी कोई भी कमी पेशी हो, मैं नहीं चाहता। भले आप मुझे सब्सक्राइब करके आप दूसरे चैनल पे चले जाओ, बिकॉज आई वांट टू यू ग्रो। ओके, सो नाउ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पर सिर्फ छोटी सी स्टेटमेंट है, एवरी एक्शन there is always equal and opposite reaction. Every action there is always equal and opposite reaction. इसमें ये कहा जाता है कि every action there is always equal and opposite reaction. कोई भी आप एक्शन करो उसका आपको इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक दीवार है, यहाँ पर आपने एक बॉल उधर फेंकी तो लगकर वापस आई, एक्शन आपने किया, रिएक्शन दीवार ने दिया। सिर्फ इतनी सी स्टेटमेंट है, एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इधर बुक है, जरूरी नहीं आपको मोशन में कोई चीज़ करनी है। तो एक फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक टेबल है, यहाँ पर टेबल के ऊपर मैं एक बुक रख लेता हूँ, बुक रख दी। अब बुक क्या है, रेस्ट में है। बुक का जो वेट है, वेट भी एक फोर्स है, वेट के बारे में हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मास एंड वेट के बारे में। ये है कि बुक ये जो बुक है उसका वेट एक फोर्स है, वेट लगा रही है डाउनवर्ड फोर्स, लेकिन रिएक्शन करते वक्त जो टेबल लगा रही है फोर्स ऊपर की तरफ, इसी वजह से ये बुक रेस्ट में है। समझे? एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब मैं सोच रहा हूँ मास और वेट अभी के अभी आपको समझा दूँ कि मास और वेट होता क्या है, इजीली अच्छे तरीके से मास और वेट समझा देता हूँ। तो एक मिनट, लेट मी रेस ऑल ऑफ इट। मास एंड वेट, छोटी सी टर्म है, मैं आपको पूरा ही मास और वेट, क्योंकि पूरी बुक खत्म करनी है, हमें पूरी बुक खत्म करनी है सिर्फ और सिर्फ 2 महीने, यानी कि तकरीबन पेपर आ जाए मैट्रिक क्लास के पेपर आने से पहले मुझे ये पूरी की पूरी बुक खत्म करनी है। अभी तो चौथा चैप्टर चल रहा है, आई होप, उम्मीद पर दुनिया कायम है। ओके, मास और वेट को डिफ्रेंशिएट करते हुए समझ लेते हैं कि मास और वेट होता क्या। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट कोई बात नहीं दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, सीख रहे हो तो वक्त लगाना पड़ेगा। मास और वेट का होता क्या है? मास जो है वो क्वांटिटी ऑफ द मैटर है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी। क्या है? क्वांटिटी ऑफ बॉडी, क्वांटिटी ऑफ मैटर contained in a body, इसका मास। किसी भी बॉडी में जो मास जो है वो है उसकी मैटर की क्वांटिटी, कि उसमें कितना मैटर है, किसी भी बॉडी में कितना मैटर है, इसको मास कहते हैं। लेकिन वेट जो है
वेट जो मैंने पहले बताया था, वेट इससे थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला, वेट इज अ फोर्स। तो वेट इज अ फोर्स, वेट इज अ फोर्स, वेट इज अ फोर्स विच which by which मतलब by which earth or other astronomical body attract a body towards its center। अब यहाँ पर बात समझ लीजिए, हमारी जो बुक में है वो सिर्फ अर्थ का वर्ड इस्तेमाल किया गया है, जबकि वेट हर जगह अलग अलग होता है। यानी कि मास पर चले जाओ, मास पर भी वेट होता है, ये जरूरी नहीं अर्थ पर ही। अपन की डेफिनेशन बुक में क्या सिर्फ अर्थ है, लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज मतलब एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ें, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल, इधर मैंने लिख रहा हूँ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट लिख लेता हूँ, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। वेट इज अ फोर्स, वेट एक ऐसी फोर्स है बाय विच अर्थ और अदर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अ बॉडी टुवर्ड्स सेंटर। एक फोर्स है, एक फोर्स इधर मैं समझा देता हूँ आपको क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है, अर्थ की सेंटर ये एक बॉल है। अब अर्थ क्या करेगी, अपनी ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी की वजह से इस बॉल को अपनी तरफ खींचेगी, अपनी बॉल को, अपनी ग्रेविटी की वजह से इस बॉल को अपनी तरफ खींचेगी। तो जो फोर्स होगी, ग्रेविटी की बात नहीं कर रहा, 9.8 ग्रेविटी की बात नहीं कर रहा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ग्रेविटी की बात नहीं, उस फोर्स की बात कर रहा हूँ जो नीचे आते हुए लग रही है। उस फोर्स को कहते हैं वेट। वेट इज अ फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, अर्थ और अदर एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी। तो वेट, ग्रेविटी अलग चीज़ है और वेट अलग चीज़ है, इसको थोड़ा समझिएगा, अच्छा है। ओके, तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि वेट मास का जो फॉर्मूला है हमें उसका इसमें दिया हुआ है, सर आइजैक न्यूटन ने दिया हुआ है हमें, F इज इक्वल टू एम है। जबकि जो वेट का फॉर्मूला है वो इसी तरह क्या है, F इज इक्वल टू एम जी, F इज इक्वल टू एम जी, F इज इक्वल टू एम जी। ओके, अब यहाँ पर F जो है वेट क्या है, फोर्स, W इज इक्वल टू एम। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन थी वो किसी भी फोर्स की वजह से हो रही थी, जो एक्सेलरेशन थी वो किसी भी फोर्स की वजह से लग रही थी, लेकिन यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी है, और जहाँ पर जो ये फोर्स है वो यहाँ पर वेट है। तो W इज इक्वल टू एम जी, ये है वेट का फॉर्मूला। वेट जो है वो बता दूँ एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब मैं आपको बता देता हूँ, वेट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेट इज अ वेट इज वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी सब पढ़ाया हुआ है। ओके, और जो मास है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, मास इज स्केलर क्वांटिटी, मास इज स्केलर क्वांटिटी। ओके, मास इज स्केलर क्वांटिटी। एसआई यूनिट में जो मास का यूनिट है, मास का यूनिट जो है एसआई में वो है केजी, जबकि वेट का जो यूनिट है, क्योंकि वेट क्या है, वेट एक फोर्स है, तो अब बताओ क्या होगा इसका यूनिट, वेट का जो एसआई में जो यूनिट है वो है न्यूटन। तो क्या है, न्यूटन। आप समझे, वेट। ओके, वेट का है यूनिट, वेट का क्या है यूनिट, न्यूटन। मास का क्या है, केजी, मास क्या है, स्केलर, और वेट क्या है, वेक्टर। समझ आया। तो ये थे कुछ चीज़ें दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, तो आई थिंक आई शुड क्वाइट ना। तो अगली वीडियो में कुछ स्ट्रिंग, टेंशन और केसेस पढ़ेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में। जब तक के लिए एक और चीज़ देख के जाइएगा, आपको मैं हमेशा कहता हूँ आप देखते हो पता भी नहीं, देख कर जाइएगा। और यहाँ पर एक चीज़ जरूर देख लीजिएगा,